एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यूपी पीसीएस बाय तरुण। तो अभी देखो, हम लोग टेस्ट लगाने जा रहे हैं आर ओ के। उसके पहले मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ कि भाई, हम लोग बहुत सारे टेस्ट हमने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। उस चीज़ों को फिर से आप टेस्ट को अटेम्प्ट करें, अपने आप को जज करें कि कौन सा वीक आपका एरिया है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, उस पर काम किया जाए। और हम सब टॉपिक्स पे डाल रहे हैं, जैसे सॉयल का और ग्रासलैंड का डाल लें, या एसटीडी डेवलपमेंट गोल्स का, फिर बहुत सारे करंट अफेयर्स, घटना चक्र के पॉइंटर्स, ये सारी चीज़ अपलोड हुई हैं। प्लीज़ उसको गो थ्रू करें, एक बार देखें, आपको जो भी आपके वीक एरियाज़ हैं उस पर जाके काम करें। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें और शर्त को दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता लेने के लिए नेसेसरी है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, यदि यह लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करता है, और इसके अलावा यह किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें जीतता है, 4 सीट और या 6% किसी भी राज्य में ये यदि यह आम चुनाव में लोकसभा में 2% सीटें जीतता है और यह उम्मीदवार 3 राज्यों से चुने जाते हैं, तभी भी कर सकता है। यदि इसे 4 राज्यों में एक राज्य स्तरीय पार्टी के अनुरूप में मान्यता मिल जाती है, और वो आम आदमी पार्टी भी इसी कंडीशन से फॉलो की थी, तो उपयुक्त में से तीनों में से कोई एक भी करता है तो नेशनल पार्टी बनने के लिए एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड वाले स्टेटमेंट पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी दल को राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया है और वह राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता के लिए अर्ह है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए राज्य स्तरीय दलों की श्रेणी में बने रहने हेतु यह आवश्यक है कि वो आगामी चुनाव में संबंधित अर्हता क्वालिफिकेशन को पूरा करे। तो ये बात सही है भाई, क्वालिफिकेशन तो पूरा करेगा ना, तो स्टेटमेंट मतलब आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जनप्रतिनिधित्व मतलब कंसिडर द फॉलोइंग ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, आरपीए का एक्ट है 1951 में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है, यह चुनाव और उपचुनाव के वास्तविक संचालन को नियंत्रित करता है। ठीक है, संचालन को नियंत्रित करता है, ये बात तो सही है, उसी लिए बनाया गया आरपीए 1951 को। इसमें चुनाव से उत्पन्न संदेहों और विवादों को निपटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। हाँ, इसमें भी पूरे चीज़ें दी हैं कि भाई अगर चुनाव में कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं, कैसे पहले इलेक्शंस कैसे कराए जाएंगे, कौन ये सारे मेंबर्स का, कौन आर ओ होगा मतलब रिटर्निंग ऑफिसर्स, कैसे उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो अगर प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, जैसे उसकी प्रक्रिया दी हुई है, तो उससे प्रॉब्लम जो क्रिएट होगी उसको विवादों को निपटने के लिए प्रक्रिया भी दी हुई है। तो ये स्टेटमेंट, ये जो थर्ड हो जाएगा, इन दोनों ही सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों राइट आंसर है। ठीक है, आरपीए में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, डिस्प्यूट्स को भी और एक्चुअल इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। अब आते हैं फोर्थ पे, इलेक्शन कमीशन पे। अब आते हैं भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार करिए, मतलब इलेक्शन कमीशन पे बात करते हैं। इसका राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव में से कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल, ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की काम है, पंचायती राज और म्यूनिसिपल का चुनाव। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने के मानदंड निर्धारित करता है और उनके चुनाव चिन्ह तय करता है। बिल्कुल, वो पार्टी का जो भी चुनाव होता है सिंबल्स का और पॉलिटिकल पार्टी के क्राइटेरिया रिकॉग्नाइज करने का भी। यह राष्ट्रपति या राज्यपाल को सभी चुनावी मामलों पर सलाह देता है, जिसमें सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न भी शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट सही है, पहला वाला सही है। ठीक है, जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो पंचायत और इसका तो कोई उसका काम धाम उससे कोई रिलेशन नहीं है, और ये रिकमेंड करता है कि अगर किसी को निकालना भी होता है, इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन कमीशन होता है वो राष्ट्रपति को रिकमेंड करता है कि भाई इस एमपी और एमएलए को रिकमेंड करता है, उसके हिसाब से वो राष्ट्रपति काम करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ठीक है, अब वो बोल रहा है डायरेक्टली कि कौन सा राष्ट्रीय दल है। अभी मैंने बोला ना, आम आदमी पार्टी पहले, हो सकता है लोगों को थोड़ा डाउट हो, तो आम आदमी पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है। तो 1 2 3 4 सारे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 वाला है। 6 में बोल रहा है कि 6 में बोल रहा है कि हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताना है कि कब क्या इस्टेब्लिश हुआ था। तो सारी पार्टियों का वो दिया हुआ है और उसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स जो हमें पता होने चाहिए। तो देखो, आईएनसी का तो सबको पता होगा, आईएनसी 1885 में अप्रॉक्स हुई थी, 1885 में। ईयर मतलब डेट का तो शायद दिसंबर में हुई थी, देख ले, 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 14 अप्रैल 1984 में हुई थी। ये सबको भी पता है, क्योंकि
उस टाइम थी, 1984 में हो गया था। आम आदमी पार्टी हाल में भाई इतना सारा हो गया था अनशन उनशन, तो 2012 में हुआ था 26 नवंबर 2012 में। और भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी 1984, मतलब जब भारतीय जनता पार्टी हुई तभी यही हुई थी, बस ये 6 अप्रैल को हुई थी। इतनी मतलब पास की ये चीज़ें पूछी गई हैं, 6 अप्रैल ये 14 अप्रैल, 8 दिन का फ़र्क है बस, ठीक है। तो इसके हिसाब से 6 वाले के हिसाब से तो आपको बी ही आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले तो यही होगी भारत, तो अगर हमें पता हो ना आईएनसी कब फॉर्म हुआ था, तो ये ऑप्शन भी सी और डी काट सकते हैं आराम से, और वी कैन गो थ्रू द, बस ये 2 और 3 के बीच में अगर प्रॉब्लम होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि अगर 6 अप्रैल याद है तो अप्रैल में कौन सा पहले है, 6 और 14 वाले में कौन सा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइन्यूट डिटेल्स हैं, एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। 7th वाला देखते हैं। अब आते हैं राजनीतिक दल, सूची 1 और सूची 2, जो गठन वर्ष हैं वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो 7th वाले में बोल रहा है कि तेलुगु देशम पार्टी जो है, तेलुगु देशम पार्टी, ये वाला ले लेती हूँ, तेलुगु देशम पार्टी जो है वो हमारा 1982 में हुआ था। समाजवादी पार्टी अभी ऊपर फॉर्म करके आए हैं हम लोग, 1992 में हुआ था समाजवादी पार्टी। शिरोमणि अकाली दल जो है वो हो जाएगा 1920 में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। तो 7th का ऑप्शन हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ए का 3, हाँ, डी का हो जाएगा 4, हाँ सही मैच है, ठीक है। अब आते हैं 8th नंबर पे, फिर से सूची मैच करना है, 8th नंबर में भी सूची मैच करने के लिए बोला है, तो देख लेते हैं सूची मैच करने के लिए। रेड पेन, जनता दल, अब वो बोल रहा है कि भाई कहाँ से, क्षेत्र बता दो, क्षेत्र भी पूछने जाएगा, अगर ईयर पूछ रहा है क्षेत्र पूछ, ठीक है। तो देखो जनता दल जो है वो सेकुलर जो है 1999 में कर्नाटका से हुई थी, तो कर्नाटका इज़ हेयर। ए का 3, तो ए का 3 अच्छा लग रहा है, ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। जनता दल जो है बिहार से हुई, जनता दल बिहार से हुई, मतलब बी का 4। पीपुल्स डेमोक्रेटिक होगा मेघालय से, ये मेघालय से। यूनाइटेड पीपल्स लिबरल जो है असम से। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्योंकि ए का 3 है, ए का 3 है। अब आके देखते हैं, और इसका ये है, तो 8th वाले का ऑप्शन होगा ये, ए का 3 है दिस, एक मिनट, ये वाला कहाँ गया भाई ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब, ठीक है, उधर इंग्लिश के दिए हैं ना, हाँ, तो डी विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बहुदलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं, मतलब बहुदलीय मल्टी पार्टी सिस्टम की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसकी विशेषताओं की बात कर रहा है, ठीक है। फिर उसमें बोल रहा है कि मतदाताओं की अधिक स्वतंत्रता, मतलब मोर फ्रीडम फॉर द वोटर्स, बोल रहा है मोर फ्रीडम फॉर द वोटर्स, बिल्कुल सही है, मल्टी पार्टी सिस्टम में यही होता है। मंत्रिमंडल की तानाशाही नहीं, मंत्रिमंडल की तानाशाही नहीं है, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, तो ये सेकंड वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव, हाँ ठीक है, क्योंकि अच्छा अपोजिशन पार्टी नहीं मिल पाता। सभी विचारधाराओं का व्यवस्थित प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल आइडियोलॉजीज ऑफ द लेजिस्लेचर, हाँ ये बात सही है। तो 1, 3, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव रखा था, मतलब पार्टीलेस डेमोक्रेसी का किसने ये प्रस्ताव रख दिया था भारत में, ठीक है। तो ये जयप्रकाश नारायण जी थे, और इमरजेंसी मूवी जिसने देखी है, वेब सीरीज सॉरी, उसमें इस बात को रिप्रेजेंट किया गया है। तो 10th का जो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मत प्रणाली, मतलब कौन सा वोटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हुआ था, माइनॉरिटीज़ का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो जाए, निम्नलिखित में से कौन सा करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, लिमिटेड वोटिंग सिस्टम, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, सिक्योर स्पेस जॉइंट सिस्टम। तो ये सब चारों ही सही लग रहे हैं, तभी चारों में माइनॉरिटीज़ को आप देख सकते हो कि हाँ उनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12th पे, कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट में पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, आरपीआई ऊपर 1951 में पढ़ के आए हैं, अब 1950 की बात कर रहा है ये। तो 1950 में क्या बात थी, तो 1950 में देखो, यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है, प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर द डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। ऐसा कुछ नहीं है, यह चुनाव उपचुनाव के वास्तविक संचालन को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है एक्चुअल कंडक्ट इलेक्शंस और बाय इलेक्शंस को, जबकि ये डिलिमिटेशन कमीशन की इसकी कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर, मतलब पहला वाला जो है वो ही सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित को
कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो पहले है दिनेश गोस्वामी कमेटी, वोहरा कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी और तनखा कमेटी, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी जो थी, हम ईयर के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुए थे वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो जो दिनेश गोस्वामी कमेटी थी वो आई थी 1990 में, तो 1990 में आई थी वो, और वोहरा कमेटी आई थी 1993 में। अभी उसके और भी देख लेंगे। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 में आई थी और ये 2010 में आई थी, ठीक है। अभी ऑर्डर देखते हैं, बट दिनेश जो गोस्वामी कमेटी है वो चुनाव के रिफॉर्म्स में, मीन्स इलेक्शन के रिफॉर्म्स में आई थी, चुनाव के सुधार के लिए दिनेश गोस्वामी कमेटी। वोहरा कमेटी जो आई थी वो राजनीतिक अपराधीकरण पर, पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स के लिए आई थी। फिर इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो आई थी वो आई थी चुनाव में राज्य वित्त पोषण के लिए आई थी। तनखा कमेटी आई थी चुनाव कानून और चुनाव के सुधार में, मतलब ये तो चुनाव का जो लॉ है, मतलब इलेक्शंस लॉ के लिए। तो इलेक्शन लॉ, तो ऐसे याद रखते हैं इलेक्शन का लॉ रिफॉर्म्स होंगे तभी तो पैसे मिलेंगे, तो उसकी वजह से ये आई। तो हमने ईयर भी देख लिया, हमने कमेटी के जो चीज़ें चेंज लाई थी वो भी देख लिया। तो आंसर हो जाएगा 13 का C, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो 1 2 3 और 4 लास्ट में 2010 में ही आई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीवीपैट के अकॉर्डिंग देखना है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यह डिवाइस वोट डालने की पुष्टि करता है कि हाँ वो तो करता ही है। इट वॉज फर्स्ट यूज इन द लोकसभा इलेक्शंस इन द ईयर 2019, नहीं 2019 में नहीं यूज़ हुआ था। देखो ये 2013 में बन गया था और उसी टाइम नागालैंड के जो इलेक्शंस हुए थे ना उसमें यूज़ हो चुका था। अब ये पूछा जा सकता है कि वीवीपैट बनाने वाला कौन है, मतलब कंपनी कौन सी है वीवीपैट बनाने वाली। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, नोट कर लीजिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं। वीवीपैट में क्या होता है, जैसे कि हम जब भी वोट देने जाते हैं तो यहाँ पे जो भी सिस्टम होती है, ईवीएम सिस्टम होती है, वहाँ पे हमें सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहता है कि भाई जो साइन दिखता है, तो हम जब जिस भी चिन्ह पे अपने इलेक्शन सिंबल्स पे पुट करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो एक यहाँ पे स्क्रीन रहती है, थोड़ी सा 7 सेकंड के लिए, 6 से 7 सेकंड के लिए ओपन होती है। वहाँ पे जो आदमी है जिसको हमने वोट दिया है और उसका सिंबल वो शो करता है हमें। ये इसलिए लाया गया था ना कि जो ईवीएम से बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे, कि क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि ईवीएम्स को वो किया जा रहा है, चेंज कर दिया जा रहा है, पहले से फंक्शनिंग मिला दिया जा रहा है, पहले से ही माल फंक्शन किया जा रहा है, उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। तो ये वीवीपैट उस क्रॉस, जहाँ पे भी ये क्वेश्चन उठता है और जब भी वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट ऐसा सोचती है कि हाँ हो सकता है इलेक्शन में कुछ चीज़ें हुई होंगी, बूथ कैप्चरिंग हो गई होंगी, कुछ भी हुआ होगा, ईवीएम के साथ छिड़कानी की गई होगी, तो ये कह सकती है कि जो भी कोर्ट है वो बोली कि वीवीपैट पे जो भी, क्योंकि वो जो 7 सेकंड के लिए यहाँ पे शो करता है ना, वो जाके जमा हो जाता है एक बॉक्स में एक तरह का, तो वो उसके साथ मैच किया जाता है। तो अगर बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है ना तब करे जाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ 14 का हो जाएगा, डी वाला, पहला वाला सिर्फ सही है। अब आते चुनाव सुधार में संबंधित ताराकुंड समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की सिफारिश की थी। इसने बूथ कैप्चरिंग तथा बोगस वोटिंग जैसी समस्याओं हेतु विस्तृत समाधान प्रस्तुत किया था। तो ये 18 वर्ष 21 वर्ष वाला चेंज हुआ था, 21 to 18 ईयर में हुआ था, और ये 61st अमेंडमेंट में भी आया था। जो 61st अमेंडमेंट हुआ था ना उस टाइम भी था, ये चेंज हुआ था उस टाइम में, ठीक है। तो वो हो जाएगा, चेंज किया गया था। दिनेश गोस्वामी जो कमेटी थी ना, ये देखो, ये जो बूथ कैप्चरिंग की बात हो रही थी ना, ऊपर हमने पढ़ के आए हैं, वो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने ये रिकमेंड किया था। ऊपर जो 1990 में फॉर्म हुआ था ना, 1990 की बात करें, तो वो दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंड कर रही थी, ये नहीं किया था। तो 15 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, तो मतलब केवल 1 वाला सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन एक कारण है, उसको देखना होता है। वर्तमान में दबाव समूह को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अनिवार्य और सहायक तत्व माना जाता है। वर्तमान में रीजन बोल रहा है, वर्तमान में समाज अत्यधिक जटिल हो गया है और लोग अपने दम पर अपने हितों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।
तो 16 में ये बात दोनों ही सही स्टेटमेंट है और दोनों एक दूसरे को व्याख्या भी कर रहे हैं। प्रेशर ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है, बट यहाँ पे इस टाइम इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है ना, ये कॉम्प्लेक्स जटिल हो गया है कि हम आगे अपने लोगों के हितों को बढ़ा ही नहीं सकते हैं। फिक्की के बारे में देख लेते हैं हम। तो फिक्की में बोल रहा है कि 16 हो गया, 17 में फिक्की बोल रहा है कि फिक्की का देखो पहले बात फुल फॉर्म तो हमें आना ही चाहिए। फेडरेशन, फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन, एक मिनट सॉरी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, फिक्की की। और ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट और चीज़ों की वजह से ये न्यूज़ में रहती है। और ये 1957 में तो नहीं हुआ था, करते ही 1927 में देखो 5 को बस 2 से रिप्लेस कर दिया गया है। ये देश में उद्योग और वाणिज्य के विकास में उपयोगी आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसंधानों का बढ़ावा देती है। ये बात बिल्कुल सही है। तो केवल सी, मतलब 17 में सी ही ऑप्शन सही है। भारतीय दूरसंचार नियामक जो ट्राई है ना, वो ट्राई के बारे में बोल रहा है कि ट्राई के बारे में बताइए। भारतीय दूरसंचार नियामक में वो क्या, जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्रक्रिया में ये इसकी स्थापना कब की गई थी, ये बोल रहा है। तो 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी वही सही है। और ट्राई पूरी एक ऐसी बॉडी है जो उस एक्ट के थ्रू आई थी और इसका तो नई दिल्ली में है। और मेन वो पूरा इसको चीज़ों को कंट्रोल करना, कैसे कम्युनिकेशन चीज़ों को, ये देखना होता है। 18 में दोनों ही सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19 वाला। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना होता है? पंचायती राज में, ठीक है, विकास में जन भागीदारी, बिल्कुल, लोगों का पार्टिसिपेशन, राजनीतिक जवाबदेही, ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बिल्कुल सही, वित्त का संगठन, ये तो है नहीं। 4th वाला तो एकदम अब्रप्ट है, पैसा कलेक्ट करने की कोई बात ही नहीं है। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा सी 1 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कलकत्ता से की गई थी। भाई कलकत्ता से नहीं, मद्रास से की गई थी, मद्रास प्रेसिडेंसी से की गई थी। ये बहुत फेमस है, कैसे याद कर सकते हैं? अगर नगर निगम याद है ना, तो MNC, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की MNCs जब ऐसे याद करते हैं, MCs में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो M फॉर दिस, M फॉर मद्रास, बस ऐसे याद कर लीजिए। भारत में प्रथम नगर की निगम की स्थापना 1726 में किया गया था। 20वें में 1726 में बोला जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। 1726 में नहीं हुआ था, ये 1688 में हो चुका था और मद्रास हुआ था, फिर बाद में बॉम्बे और कोलकाता किया गया था। तो न पहला है न दूसरा सही है। अब आते हैं निम्नलिखित में से, फिर से कथन और कारक दे दिया है। भारत में प्रति वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और ये सबको पता है, बिल्कुल, नेशनल वोटर्स डे इसी दिन मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम मतदान 25 जनवरी 1952 में संपन्न हुआ था, नहीं, वो फैब में हुआ था शायद। 1951 से स्टार्ट जब हुआ था ना, 1952 तक फैब तक चला था। तो 1952 फैब में, तो जान दे दिया ना, ये गलत है। तो आर गलत है, आर असत्य है, ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से असर्शन रीजनिंग बोल रहा है कि भारत की राज्य, मतलब कौन सा क्वेश्चन है? 22वां। तो भारत की पंचायत राज व्यवस्था में SC/ST के प्रतिनिधित्व में मामले में प्रॉक्सी प्रतिनिधि की उपस्थिति जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। अभी पंचायत में वो चीज़ दिखाई गई है, पंचायत की वेब सीरीज़ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो दिखती है। भारत में वर्तमान में SC/ST समुदाय सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। हाँ, ये बात सही है, भले वो पंचायत में वो वुमेन का एक कैटेगराइजेशन दिखाया गया है कि हाँ वुमेन नहीं जा रही है, मैन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 22 का हो जाएगा बी, दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। बलवंत राय मेहता जो कमेटी आई थी ना संदर्भ में, उसमें से बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी 3 टायर में 3 स्तरीय बनाई थी, बिल्कुल सही है। इसने सिफारिश की थी कि पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष रूप से नहीं, ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, इनडायरेक्टली इलेक्टेड की बात की थी। तो मतलब ये वाला सही गलत हो जाएगा। इसने जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर की नियुक्ति की सिफारिश की थी। हाँ, इसने सिफारिश की थी कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और सत्ता को कर्तव्य का सार्थक हस्तांतरण मिलना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। तो 23 में ये चीज़ तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, बस अप्रत्यक्ष रूप से करना चाहिए था। अब आते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ भाई डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की वजह से, ठीक है, वो सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राज्य वित्त आयोग मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है स्टेट फाइनेंस कमीशन। और आर्टिकल हमें पता भी है
और इसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन की जब बात आती है ना, तो सबसे मेन चीज़ है कि वो जो फॉर्मेशन होता है वो कौन बैठाता है। तो ये बोल रहा है कि चीफ मिनिस्टर कंसर्न स्टेट के, बिल्कुल गलत है, ये गवर्नर बैठाते हैं और ये 5 साल के लिए होते हैं और संवैधानिक बॉडी के साथ साथ प्लस चेयरमैन प्लस 4 मेंबर ऑफ द बॉडी होती है, टोटल 5 लोग होते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पहला ही सही है, ठीक है, पहला सही है। अब आते हैं जिला योजना समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आते हैं जिला योजना मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में बोल रहा है। तो देखो, यह कार्यकारी निकाय जिसका गठन संबंधित जिला कलेक्टर के विवेक पर निर्भर करता है। नहीं भाई, ये तो नहीं है। ये समितियां पंचायत और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करती हैं। ये बिल्कुल सही है। ये 26 का बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, बी सही हो जाएगा कि उसको करती है। निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे कहा था? लॉर्ड रिपन को कहा गया। और लॉर्ड मायो ने क्या किया था? सेंसस के रिलेटेड कुछ स्टार्ट किया था ना, वो उसको भी रिकॉल करा देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28 पे। 28 क्या बोल रहा है? पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सी सिफारिश और सिफारिशें अशोक मेहता समिति द्वारा की हैं? अशोक मेहता कमेटी ने कौन सी सिफारिशें दी गई थी, ठीक है, देख लेते हैं। तो अशोक मेहता कमेटी का जो 3 टायर है, 3 टायर तो नहीं दिया था इन्होंने, जो 3 टायर सिस्टम इन्होंने 2 टायर सिस्टम दिया था। तो पहला गलत है। पहला ऑप्शन में काटते आंसर आ गया 2, 3, 4। तो मतलब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, दी जाए, ये तो बात सही है, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के पास अपनी वित्त संसाधन जुटाने के लिए कराधान अनिवार्य होने शक्तियाँ होनी चाहिए। अब पंचायती समिति का पहला बिंदु होना चाहिए कि नीचे लोकप्रिय प्रेक्षण, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28 का ऑप्शन हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। 1 मिनट, सॉरी, ये गलत हो गया लग रहा है, क्योंकि अशोक मेहता कमेटी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। बलवंत राय मेहता कमेटी और ये अशोक मेहता कमेटी में एक बार देखते हैं। जो बैग्स है ना, उसे मैं याद की हूँ। बैग्स मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ये जो सिंघवी साहब हैं, और GKV राव कमेटी। हाँ, GKV राव कमेटी, तो GKV राव कमेटी है ना। ओहो, हाँ हाँ, वही तो 3 स्टेट को नहीं था, वो तो मैं बात सही बोली हूँ, पर 2 स्तरीय प्रणाली को स्थापित किया जाना चाहिए, ये सही है। बलवंत राय मेहता कमेटी 3 स्टेज है, बस अशोक मेहता कमेटी थी 2 ही है। तो ये तो मैंने इसीलिए काटा था, 3 स्टेज नहीं है, ये 2 स्टेट को चेंज किया गया। अच्छा, तो 1 तो सही हो गया। राज्य स्तर में नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत पंचायत समिति को नहीं किया गया है। सबसे नीचे पंचायत होता है, पंचायत समिति नहीं। पहले देखो, सबसे पहले जिला परिषद, देन पंचायत समिति एंड देन पंचायत, ठीक है। तो ये सेकंड सही है, पंचायत राज। ये तो हम लोग स्टेटमेंट 3, 4 मारे ही थे। तो सेकंड वाला सॉरी ये गलत है, क्योंकि वो पंचायत नहीं होगा, तो 3 और 4 सही है। तो 1, 3, 4 का 1, 2 का 4 नहीं, 1, 3 का 4 होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में फंस गया। PV नरसिम्हा राव जी थे, ये गलत है स्टेटमेंट। और ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। ये तो बात सही है ना, तो केवल 2 सही होगा। नीचे फिर से असर्शन रीजनिंग दिया है, तो बोल रहे कथन भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट ही सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रही है। तो ये स्टेटमेंट सी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। 9A के म्यूनिसिपैलिटी की बात की जाती है। भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। 3 टायर सिस्टम ही है, तो 3 टायर सिस्टम है, तो ये इसका तो दोनों ही हो जाएंगे ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, बिल्कुल सही। पहले जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत। ग्राम सभा में एक गांव अथवा छोटे छोटे कई गांवों के समस्त जो नागरिक होते हैं ना 18 साल से ऊपर होते हैं, हाँ, ग्राम सभा ही यही होता है। ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों को चुनाव ग्राम सभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नहीं, यही बॉडी है जो डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। इनका जो इलेक्शंस होता है ना प्रत्यक्ष रूप से होती है। तो 1 और 2 दोनों बस सही हैं और गलत है। जिला परिषद के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारत की पंचायती राज व्यवस्था के पद सोपान क्रम में यह शीर्षक संस्था है, मतलब सबसे टॉप की संस्था है। हायरार्की में बोल रहा है, ये हायरार्की में सबसे टॉप की बोल रहा है। अच्छा, हाँ, ठीक है, मतलब उस नीचे वाले स्तर के। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का निर्वाचन
जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और ये पंचायती राज में तो बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष रूप मतलब प्रत्यक्ष रूप से इसके अध्यक्ष नहीं, इसके अध्यक्ष और सदनों का जो चेयरमैन है वो तो भाई लोगों को हम डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे ना, वो जाके अपने चेयरमैन को पंचायत सीरीज में देखा ना, कुछ लोग थे और उसमें से प्रधान को चूज़ कर रहे थे, तो उन लोगों जो सीट पे आके बैठते हैं उन लोगों को किसने चुना होगा, गाँव के लोग अपने अपने लोग ने चुना होगा। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 विल बी द राइट आंसर। 33 में सिर्फ ए हो जाएगा। अध्यक्ष और सदस्यों का ना प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। इसमें देखिएगा चेयरमैन दे दे, कुछ भी चीज़ें दे दे, सीईओ दे दे, तो इनडायरेक्टली इलेक्शन होती हैं, जबकि ये बोल रहा है कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। नहीं, सिर्फ और सिर्फ पंचायत में ना जो लोग आ रहे हैं, चेयरमैन को अध्यक्ष की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो लोग आ रहे हैं वो इलेक्ट होके वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। 34 देख लेते हैं। 34 में निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार कीजिए। चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किस में किया जाता है डायरेक्टली इलेक्शन? 34 में बोल रहा है। तो ग्राम पंचायत के सदस्य, हाँ बिल्कुल सही, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। और जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, चेयरमैन, ओहो चेयरमैन, अभी तो मैंने बोला अध्यक्ष बिल्कुल नहीं होंगे, अध्यक्ष बिल्कुल नहीं होंगे, तो 2 काट देते हैं, जहाँ जहाँ 2 है मतलब या तो सी होगा या तो डी होगा, तो सी हो जाएगा, क्योंकि 4 में जिला पंचायत के फिर सदस्य बोला है, तो भाई सही है, सदस्य को तो आप डायरेक्टली इलेक्ट करोगे ना। अब आते 35 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है, 5 साल ही होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। एक पंचायत जो समय पूर्व भंग होने पर पुनर्गठित हुई है, पूरे 5 की जो साल की निर्धारित अवधि कार्यरत होगी, नहीं, वो जो रिमेनिंग पीरियड होता है ना, जो बचा कुचा है उसमें होगी, प्री मैच्योर अगर डिसोल्यूशन हो जाता है तो। पहले मतलब सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है, तो डी विल बी द राइट आंसर। 35 का डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशा एक्ट जो आई है ना, उसके संदर्भ में बातें देखते हैं। इसे भूरिया समिति के अकॉर्डिंग सिफारिश में किया गया था, बिल्कुल 1986 के अधिनियम के में किया गया था। 36 में बोल रहे हैं कि 1986 में, नहीं, उस टाइम नहीं हुआ था भाई, जब पंचायत आया था, दिमाग लगाओ, जब पंचायत आई थी 1992 में अमेंडमेंट हुई थी जो चेंजेस, उसके बाद ही तो होगा ना पेशा, क्योंकि वो पंचायत एक्सटेंशन है शेड्यूल एरियाज़ के लिए, एक्सटेंशन है, जिनको वो तौर तरीके नहीं पता है, तो 1996 में आया था, तो ये स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो केवल 1 सही है। 74वें संशोधन में 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ये बात तो सही है कि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इस अधिनियम में भारतीय में भाग ये 9A जोड़ा गया था, ये दोनों ही सही है। 37 का हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फिर से मेंटेन करना है हमें, देखना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे इंग्लिश वाले में डायरेक्टली लिख दिया ना 38 में। तो जो भी GR राजगोपाल स्टडी ग्रुप है ना, GR राजगोपाल स्टडी ग्रुप मतलब अध्ययन जो दल था वो 1962 में हुआ था, और न्याय पंचायत के में हुआ था, मतलब रिगार्डिंग हुआ था। 1963 में दिवाकर समिति आई थी, मतलब जस्ट 1 साल बाद ही आ गई थी, और ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा मतलब वो पूरा इलस्ट्रेशन कर रही थी दोनों साइड की। 1965 में RK खन्ना आई थी पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन में लेखा और अक्षर करने के लिए। फिर आई थी रामचंद्र समिति, मतलब रामचंद्र जी लास्ट में आए थे, 1966 में आए थे, मतलब 1 साल का डिफरेंस है, तो 38 का हो जाएगा 1 2 3, तो सही है 1 2 3, मतलब ये वाला स्टेटमेंट ए वाला सही है, ये वाला राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं बैग्स का, जो मैंने ऊपर अभी ट्रिक बताया था ना बैग्स, तो बैग्स में ये तो समझ में आ रहा है ना, GK राव कमेटी के बाद जो आएगी वो सिंघवी कमेटी आएगी। तो सबसे पहले हनुमंत राव कमेटी आई थी, सबसे पहले 39 में बोल रहा है, तो हनुमंत राय कमेटी आई थी, जो हनुमंत राय 1984 में आई थी, तो ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 किस ऑप्शन में है? ए और सी में होगा, तो ए का 3 हो जाएगा। और GV राव समिति 1985 में आई थी, GV राव 1985 में, और सिंघवी साहब 1986 में, क्योंकि देखो बैक्स 85 और 86। और जो PV थुंगन कमेटी आई थी ना, PV थुंगन कमेटी वो लास्ट में आई थी, 1989 में आई थी, मतलब इस टाइम 90 मतलब सबसे लेटेस्ट मॉडल कह सकते हैं 39 की। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। डी का 4A ऐसे मैच कर रहा है। अब आते हैं फिर से मैच द फॉलोइंग करना है, और यहाँ पे ट घ अड़ करके दिया है, और इधर T R E J करके दिया है। तो देखो जब भी इलेक्शंस और ऐसे बात करें ना, पैसे की बात करें, स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन में ना 243 का I विल बी द राइट आंसर। ये जो फाइनेंस कमीशन है 243 I, ठीक है। तो इसमें 40 वाले में थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, पर मैं इलेक्शंस और इस सब चीज़ों के बारे में लिख देती हूँ। तो इलेक्शंस जो 243 है ना, जो इलेक्शंस है पंचायत की कार्यकाल का, तो टेन्योर जो है वो 243E में दिया हुआ है, E फॉर E, और ये टेन्योर ऐसे मैच कर लो। रिजर्वेशन जो है 243D में दिया हुआ है,
क्योंकि यहाँ पे ना बहुत इधर उधर दिया हुआ है, ये ऑप्शंस टी दिया है, ई दिया है, जे दिया है, पर टेन्योर हो गया, ये हो गया। इलेक्शंस जो है हमारे, जो इलेक्शंस होंगे पंचायत के, वो 243K में दिया है, 243K में दिया है, जबकि देखो ऑप्शन में कहाँ है ये सब, बस याद कर लो, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ई फॉर ई टेन्योर, रिजर्वेशन दे रहे हैं तो एक दमदार बना रहे हैं, रिजर्वेशन देके दमदार बना रहे हैं, दमदार, तो इस तरह याद कर लो। और फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, पैसे की बात आती है, जब इनकम की बात आती है तो आई आता है। इलेक्शन आता है तो भाई इलेक्शन का क्या रिजल्ट आया, तो इलेक्शन, ठीक है, के से। मेरी माँ मुझसे चौगुना काम कराती है, तो अच्छा 41 में बोल रहा है कि मेरी माँ मुझे चौगुना काम कराती है, तो इसमें से कौन, एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो मेरी माँ मुझसे चौगुना काम कराती है, इसमें विशेषण है, कौन सा विशेषण है, देखो चौगुना बोल रहा है, मतलब कुछ समटाइम चौगुना बोल रहा है तो कुछ किसी की आवर्ती, मतलब होता है ना कि दुगुना, इसका एक है तो उसका दुगुना काम कराया जा रहा है, तो त्रिगुना, चौगुना, तो ये आवर्तीवाचक होता है ये, तो आंसर विल बी द आवर्तीवाचक विशेषण बोल रहा है। एक मिनट, अच्छा इधर ऐसे 42 में देख लेते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का वेद कौन सा है, तो देखो निश्चित मतलब कंफर्म, तो आवर्ती भी कंफर्म होता है। प्रत्येक संकेतवाचक जो है वो नहीं होता है, प्रत्येक बोध होता है, समूहवाचक होता है, आवर्ती देखा हमने, क्रमवाचक होता है, गणनावाचक होता है, जहाँ पे आप कंफर्म होके बोल सकते हो कि हाँ इतनी संख्याएं हैं। संकेतवाचक में क्या होता है भाई, संकेत दे रहे हो आप, ठीक है, तो 1 2 3 विल बी द राइट आंसर। 43, बाजार में हमें कुछ कपड़े खरीदने हैं, तो बोल रहा है बाजार में हमें कुछ कपड़े खरीदने हैं, ठीक है। वाक्य में विशेष्य क्या है, तो कुछ विशेषण है, कुछ क्या है, विशेषण है, और ये जो है कपड़े वो विशेष्य है, क्योंकि वो संज्ञा है, उसी के साथ लगा हुआ है। श्याम राधा समझदार छात्रा है, वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो देखो छात्रा के साथ ये विशेष्य है, समझदार है, तो उसका क्या बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है भाई, उसका गुण है कि वो समझदार है। 45 देख लेते हैं, श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ है, ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी है, तो द्वितीय क्या बता रहा है, क्रम, मतलब फर्स्ट आया होगा, सेकंड डिवीजन हुआ है, तो क्रमवाचक है। 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से कितने शब्द जो है विशेषण है, तो विशेषण कौन से शब्द है 46 में बोल रहा है, तो देखो सबसे पहला अतिरंजन है, अतिरंजित होता है, रंजन अतिरंजित होता है, क्या होता है, अतिरंजित, ये विशेषण होता है। ये अध्यापन है तो अध्यापित होता है, अध्यापन कर रहा हूँ मैं तो अध्यापित या अध्यापित हैं। अध्ययन है तो अधित है, अध्ययन है तो अधित है विशेषण। और ये जो है अनासक्त, ये विशेषण है, ये किसका है, अनासक्त का, ठीक है, तो ये वाला गड़बड़ है, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो है एक ही है अनासक्त, यही वाला विशेषण है बस, और सब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द, फिर से बोल रहा है 47 है कि विशेषण है, तो विशेषण कौन सा है, वो अनैतिक जो है वो विशेषण है। अनुमोदन का अनुमोदित होता है, एक मिनट सॉरी, अनुमोदन का अनुमोदित होता है, अनुशंसा का अनुशंसित होता है, अनैतिक का अनैतिक होता है, तो यही सही दिया है क्योंकि वो विशेषण अनैतिक ही है। अनुशासन का अनुशासित होता है, तो ये ही सिर्फ शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, फिर से बोल रहा है विशेषण है, 48 में फिर से विशेषण बोल रहा है, तो ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो विशेषण है अनुवादित है, अनुवादित कर रहे हो आप किसी को, अनुदित कर रहे हो, अनुदित भी है, अनुवादित है, अनुवाद्य है, तो 134, तो 134 सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष और विशेषण का सही मतलब युग्म है, युग्म कौन सा सही है, कूट मतलब वो वाला सही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वन, और अपमान अपमानित हो जाएगा, अपराध का अपराधी हो जाएगा, तो ये आदृत का आदरणीय नहीं होता है, आदरणीय जो है आदृत, ये उल्टा लिख दिया है, ठीक है, आदर और फिर आदरणीय, आदृत तो अदरक वाला हो जाएगा। 49 का 1 और 2 ऑप्शन हो जाएगा। 50वां देख लेते हैं, 50वां में बोल रहा है कि फिर से सुमेलित कीजिए, तो अब देखते हैं आसमानी जो बना है वो आसमान से बना है, आसक्त आसक्ति से बना है, तो ए का 3, तो ए का 3 ए, और इसमें ए और बी में हो जाएगा, ठीक है। तो आराध्य का आराधना हो जाएगा, आमत्य का आत्मिक हो जाता है, ठीक है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो फिर से 51 देख लेते हैं। 51 में क्या बोल रहा है, 51 बोल रहा है कि आधार शब्द में बना विशेषण है, आधार शब्द से क्या बनेगा 51 में विशेषण का, तो आधार शब्द से बनेगा सिर्फ और सिर्फ
मतलब दोनों ही बन, आधारित और मतलब उस पर डिपेंडेंट हो तो आधारित बन जाएगा, दोनों 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 52 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण कौन सा हो जाएगा, आभूषित, आभूषण तो बिल्कुल नहीं होगा, आकाश नहीं हो सकता, आचरण होता है कि आचरण, आक्रांत हो सकता है, ठीक है, वही आंसर है। आदिम शब्द हेतु विशेष्य पद क्या है, आदिम का जो शब्द है हेतु वो विशेष पद कौन सा है, तो आदि हो जाएगा, आदिम का विशेष जो पद हो जाएगा आदि हो जाएगा। 54 निम्नलिखित में से शब्द विशेषण है, कौन सा मतलब विशेषण है 54 में, तो 54 में विशेषण शब्द है, आश्रय आश्रित होता है, आश्रय का आश्रित हो जाएगा, आकर्षण का आकृष्ट हो जाएगा, तो ये भी सही है। तो आश्रय जो है वो 54 में आश्रय वाला गलत है, 3 हो जाएगा। आयुष्मान और ओष्ठ ये सब तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा, अच्छा इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है ये बोल रहा है, तो इस इच्छा जो है वो विशेषण नहीं है, इच्छा जाहिर कर रहे हो, इच्छित होता है। 56 औचार्य शब्द हेतु विशेष पद कौन सा है, औचार्य जो शब्द हेतु है वो विशेष उच्चारण होता है, उसका उच्चारण। 57 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विशेषण का सही युग्म नहीं है, मतलब मैच, मतलब कौन सा मैच नहीं है, तो ईर्ष्य और ईर्ष्यालु मैच नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या जो होती है, ईर्ष्या जो ईर्ष्या होती है उसका ईर्ष्या और ईर्ष्यालु बनता है, ठीक है, वो गलत है। इतिहास का ऐतिहासिक, एक लोह का एक लोहिक, ईश्वर का ईश्वरीय। 58 देख लेते, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण है, अद्वैक हो अद्वैक है कि अद्वैक हो जाएगा, मतलब उपनिवेश नहीं होगा, उपनिवेश का बिल्कुल नहीं, औपनिवेश होता है, उपार्जन का उपार्जित होता है, उत्साह का उत्साहित होता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, और ये 58 आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है, तो इसमें से 59 में बोल रहा है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो ये हो जाएगा उन्नति नहीं हो जाएगा, उत्पीड़ित सही है, उदित है, उत्कृष्ट, ऊपर देख के ही आए। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का सही युग्म है, अब बोल रहा है 60 में कि कौन सा मैच्ड है, ठीक है, तो ये है मैच्ड कौन सा है ये देख लेते, दो मैच्ड हैं, कौन से दो मैच्ड हैं, उपज का उपजाऊ ये सही है, उत्तेजना का जो है उत्तेजित होता है, उपकृत जो है उपकारक है, ठीक है, उपकृत का उपकारक नहीं है, ये उपकृत जो है वो खुद एक विशेषण है, और ये जो है विशेष से दिया है, नहीं उपकृत जो है खुद विशेषण है और ये उल्टा दिया है, मतलब ये है विशेषण, क्या है ये विशेषण है, और उपकारक और उपकृत और उपकारक जो है ये विशेष से है, दो ही हैं, ठीक है। तो हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, थैंक यू।